हाँ भाई, तो देखिए अगला चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तब इंडिया के कैसे हालात थे। इंडिया के अंदर आने के बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरह एक्सप्लॉइट किया, और इंडिया से जाने से ठीक पहले इंडिया की क्या हालत थी। हमने मेनली इन सब बातों पर गौर किया था। अब हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो हमारी इकोनॉमी को क्या क्या हार्डशिप्स उठानी पड़ी या क्या क्या मौके या अपॉर्चुनिटीज हमें मिली। ठीक है। तो अब जो मेनली बात रहेगी वो इस पर रहेगी कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री का हिस्सा नहीं रह गया था। एक ये ड्रॉप है। इंडिया के अंदर जो नेता थे इनको देश को चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। एक ये ड्रॉप है। और इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी मेजर पॉलिसीज नहीं थी जिससे इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता लेकर आ सके। ये भी एक बड़ा ड्रॉप है। सही है। इन सारे ड्रॉबैक्स के साथ में आप इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये इन बातों पर डिपेंडेंट नहीं है कि कौन से वाले प्लान में क्या हुआ था। ये इस बात को लेकर है कि ओवरऑल 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या बड़े मेन फैसले हुए थे। ठीक है। एक एक स्लाइड करके आगे बढ़ेंगे और आपको जो जो क्वेरी हो उसी समय पूछते चले जाना। ठीक है। सो द फर्स्ट स्लाइड इज फॉर 5 ईयर प्लान्स। के 5 ईयर प्लान्स जो थे वो किस तरह के रहे थे। देखिए 1944 में बॉम्बे प्लान जो है वो आया था। बॉम्बे प्लान के बारे में बता दूं मैं आपको। ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे हैं ऐसा 1943 में पता चल गया था। ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि भाई हमारे जाने से पहले हम चाहते हैं कि इंडिया का पूरा कंट्रोल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी और इकोनॉमिक कंट्रोल भी, ये सब का सब जो है वो इंडियन आवाम को सौंप दें। इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि भाई इंडिया के लिए एक ऐसा प्लान बनाइए कि हमारे जाने के बाद आप हमें एश्योर कर सको कि इंडिया को अच्छे से रखोगे। ठीक है। तो यहाँ बॉम्बे प्लान बना था उस समय। क्लियर। जेआरडी टाटा वगैरह ने इसको बनाया था। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, ठाकुर दास। ठीक है। फिर वहां पर श्रीमन नारायण गांधीयन प्लान आया था। तो ये 1944 में आया। श्रीमन नारायण गांधीयन प्लान एक गुजरात बेस्ड प्लान था। वैसे इसमें गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें गांधी जी ने ये प्लान बनाया था। पर श्रीमन नारायण गांधीयन प्लान जो था वो गुजरात बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट का था। ठीक है। नथिंग मोर मोर इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, पीपल्स प्लान। ये एम एन रॉय ने बनाया 1945 में। एम एन रॉय का जो प्लान था ये पीपल्स प्लान है तो ऐसा लगता है पूरे के पूरे इंडिया का प्लान होगा, लेकिन ये भी वेस्ट बंगाल बेस्ड प्लान था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि पीपल्स प्लान के अंदर इंडिया की 1/4 जनता इन्वॉल्व थी। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल की उस समय जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। जैसे हम अभी वेस्ट बंगाल कहते हैं, उस समय तो बंगाल था पूरा का पूरा। यानी आप ये कह सकते हो कि बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। तो एम एन रॉय का जो प्लान था वो इसलिए बड़ा माना जा रहा था क्योंकि इसमें लोगों का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा उसको देखने पर विचार किया था। इसके बाद में प्लान आता है सर्वोदय प्लान। ये जयप्रकाश नारायण ने बनाया था 1950 में। 1950 का ये जो प्लान था पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय पर ये चीज पक्की हो गई थी कि नए जो पीएम है वो कौन बनने वाले हैं। वो बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू जब पीएम बनने वाले हैं तो कोई इंसान एक ऐसा प्लान देना चाहेगा जिससे उसके पीएम बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। तो सर्वोदय प्लान कुछ इस तरीके का था जयप्रकाश नारायण का। आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं असली कंटेंडर। प्लानिंग कमेटी 1938 में बन चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू के अंडर ये काम कर रहे थे। ऐसा हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, तो जो हमने पढ़ा है हम वही चीज पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें पॉलिटिकल परव्यू को लेकर आए। ठीक है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर ये भी तो कुछ गलत कर सकते हैं या कुछ। आपको जो चीज बताई जा रही है वो इतिहास है, और इतिहास हमें बिना शब्दों सवाल के सुनना होता है एज इट इज। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में प्लानिंग कमेटी बना दी थी और इसका काम था इंडिया के नए विकास के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करना जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। ठीक है। तो 1938 में बनी थी प्लानिंग कमेटी, और प्लानिंग कमीशन बना था मार्च 15 1950 में। तो मार्च 15 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बना इसका काम ये था कि अंग्रेज तो जा चुके हैं, इंडिया हो गया है एक रिपब्लिक, इंडिया के अंदर कानून व्यवस्था आ चुकी है। अब कानून व्यवस्था के आने के बाद इंडिया को क्यों ना अब और ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से भी मजबूत किया जाए। तो देखिए यहाँ पर एक पूरी चेन चल रही थी। आप लोग जानते हो कि तीन
हिस्से होते हैं गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद सबसे पहले हमारे लेजिस्लेचर को मजबूत करा गया कि हमारे नेता कौन बनेंगे, चुनाव वगैरह। तो लेजिस्लेचर मजबूत हुआ जिससे हमारे दो सभाएं बनी, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद बना एग्जीक्यूटिव, कि हमारे परमानेंट और टेम्परेरी दो तरह के एग्जीक्यूटिव होंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह सब आएंगे, और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आएंगे हमारे नेता, जो कि बाद में मंत्री वगैरह बनते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो ब्रिटिशर्स के जमाने पर चल रहा था बिल्कुल वैसे ही रहा था। प्लानिंग कमीशन बनाने का काम एग्जीक्यूटिव से कोरिलेट करता है। ठीक है। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव की हेल्प करते हैं, और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव प्लानिंग को जो भी की हुई होती है सरकार ने उसको साकार करने में मदद करते हैं। ऐसा कुछ समय तय हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला 5 ईयर प्लान हमारे पास में आया 1951 से 1956 के बीच। ठीक। 5 ईयर प्लान में जो गोल्स थे कुछ, ठीक है, वो क्या क्या थे 5 ईयर प्लान के। सबसे पहले 5 ईयर प्लान हमारे जब आए तो ग्रोथ चाहते थे। दूसरी चीज वो मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, यानी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने टेक्नोलॉजिकली स्टेगनेंसी रखी हुई थी, यानी टेक्नोलॉजिकली में स्टेगनेंट थे, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, वो चेंज होना चाहिए। देन सेल्फ रिलायंस, हम लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो चीजों के लिए, खुद से चीजों को करें। और लास्ट चीज आती है इक्विटी, कि हम जो है इक्विटी लेकर आए, मतलब सारे के सारे लोगों के साथ बराबर व्यवहार करें और सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज दें, ये है इक्विटी। ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्लान्स थे, इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। क्या क्या चीज पर, क्या क्या प्लान पर क्या क्या मेन माना गया था, ये उसके रिगार्डिंग एक टेबल है। ठीक है। इस टेबल को मैंने रिवाइज किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। ठीक है, तो एक बार जरा इसको देख लेते हैं। लेकिन 1951 से 56 के बीच में जो प्लान आया था मेन, उसमें एग्रीकल्चर मेन हिस्सा रहा था। मतलब हमारी गवर्नमेंट उस समय दो बड़े देशों से अनाज ले रही थी, दैट वाज यूएसए एंड रशिया। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम इनसे अनाज नहीं लेंगे, तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी लाई। सेकंड प्लान जब आया तो एग्रीकल्चर की सेल्फ सफिशिएंसी बरकरार रही, हमने इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी लाई कि बीएचईएल जो है उसकी स्थापना हुई और इंडिया के अंदर अपनी मशीनरी हम खुद बनाएंगे, ऐसा तय हुआ। ठीक है। और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। 61 से 66 के बीच में भी सेल्फ रिलायंस पर बात हुई कि इंडिया में मशीनरीज खुद बनने लग गई, हमें बाहर के देशों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा था, जर्मनी जैसे जिनसे हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, हमारे यहाँ खुद मशीनरी बन रही थी। 61 से 66 के बीच में हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी भी टेस्टिंग चल रही थी सब्जियों के ऊपर, तो वो भी शुरू हो गया था। ठीक है। 1966 के आसपास हमारे पीएम चेंज हुए थे। अब क्योंकि हमारे एक साथ तीन तीन पीएम हमने देख लिए, इसीलिए कोई भी एक प्लान प्रॉपर तरीके से बन नहीं पा रहा था। सबसे पहले प्लान खराब हुआ जवाहरलाल नेहरू की डेथ के साथ, उसके बाद प्लान खराब हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के साथ, उसके बाद आ गए तुम्हारे 4 महीने के प्रधानमंत्री जिसका नाम था चौधरी चरण सिंह, फिर उसके बाद में आ गई इंदिरा गांधी। तो आपने लगातार एक प्रधानमंत्री के बाद तीन प्रधानमंत्री और देख लिए, जिसकी वजह से जो एनुअल 5 ईयर प्लान थे वो लाने पड़े। सारी सरकारें अपने अपने एनुअल प्लान के जरिए काम करने की कोशिश कर रही थी। मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी वो तो कहती थी कि 5 साल का होना चाहिए प्लान, पंचवर्षीय योजना। लेकिन जो बीच में चौधरी चरण सिंह कहें या कहें लाल बहादुर शास्त्री, इनका ही मानना था कि 1 साल के अंदर भी गोल छोटे छोटे बना के उनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है। तो एनुअल प्लान उस समय इस वजह से आए थे। 1969 से 74 के बीच आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इंदिरा गांधी आ चुकी थी, और इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस। तो दोबारा से 5 ईयर प्लान सिस्टम शुरू हो गया। 69 से 74 के बीच में जो प्लान आया उसमें ग्रोथ चाहिए थी, यानी इंडिया की जीडीपी बढ़े लगातार, और हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, यानी हम लोगों की इनकम स्टेबल बने और सेल्फ रिलायंट हो, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ना कि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट। 74 से 79 के बीच में जब पंचवर्षीय योजना बनी, उस साल जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का स्लोगन था गरीबी हटाओ, इसीलिए एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नाम से इसको जाना गया। यानी इस 5 ईयर प्लान का मेन मुद्दा यह था कि हम जो है गरीबों को हटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, सॉरी। ठीक है। सो बेसिक सी बात गरीबों को हटाएंगे पर पहुंच गई। कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर बहुत सारी जो गरीबों की बस्तियां हैं वो सब हटाई गई, और यहाँ पर
ओवरऑल पॉवर्टी को लेकर कोई फायदा हमारे देश को हुआ हो, ऐसा हम बड़े तौर पर नहीं कह सकते हैं। मतलब एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में कांग्रेस का गोल तो था कि हम पॉवर्टी को हटाएं, लेकिन लिटरली जो पॉवर्टी रिडन लोग थे, पुअर पीपल, उन्हें ही हटा दिया गया था बहुत सारी जगहों से, और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। ठीक है, फिर आता है एनुअल प्लान एक 79 से 80 के बीच का। ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर सोशल जस्टिस जो है वो बेकार जा रहा था, बहुत ही खराब हालात बने हुए थे, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेकर वो 1 साल का एनुअल प्लान रहा था। इस समय इमरजेंसी भी रही थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन बाद में इमरजेंसी को हटा दिया गया था। उसके बाद दोबारा से रोल चलता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी की डेथ का थोड़ा सा रोल है, बट उसको हम नहीं लेंगे बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग पॉलिटिकल। 6 जो 5 ईयर प्लान है आपका, यहाँ पर 1980 से 85 के बीच में चला, अगेन एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। उसके अंदर गरीबी को हटाने के लिए बड़े लेवल पर गवर्नमेंट योजनाओं में भर्ती करी गई, रेलवे के अंदर, पोस्ट के अंदर, और दूसरे टेलीग्राम के अंदर, मतलब टेलीग्राफ। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, इन सब के अंदर गरीबों को आरक्षण मिला कि वहां पर जो है जॉब्स वगैरह मिलेंगी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, इसमें आरक्षण, रिजर्वेशन दिए गए थे, कास्ट रिजर्वेशन। ठीक है, 85 से 90 के बीच में हम लोग सेल्फ रिलायंस सोच रहे थे, मतलब इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंपनीज को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था जिससे इंडिया के अंदर ही अंदर डेवलपमेंट हो जाए और हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े बहुत सारी चीजों के इम्पोर्ट के लिए। 90 आते आते सेल्फ रिलायंस वाला जो 7th 5 ईयर प्लान था वो हो गया फ्लॉप, और इंडिया बुरे हालात में चला गया, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। तो 1992 तक 2 एनुअल प्लान्स आए, यानी 1990 से 91, 91 से 92। इन 2 एनुअल प्लान्स में हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, इंडस्ट्रियलिस्ट का और ऑपोजिशन का भी, कि जल्दी से जल्दी वो आना चाहिए, एनईपी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में लाया गया था। इसकी वजह से हमें 5 ईयर प्लान के लिए टाइम नहीं मिला, और हमने 1 ईयर का ही लक्ष्य रखा, यानी 1990 से 91 वाले प्लान में तो एनईपी आया था, और एनईपी के आने के बाद में 91 से 92 हमें ये देखना था कि एलपीजी का क्या बड़ा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एलपीजी वाला प्लान है वो कहे जाते हैं दोनों। ठीक है, यहां पर एलपीजी के मेन जो इंपैक्ट थे उन्हें देखा गया था। ठीक, एलपीजी के आने के बाद में 92 से 97 का जो प्लान है, इसमें देखा गया ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा इनकम कर पाएंगे क्योंकि एलपीजी आ चुका है, और अब हम इस चीज पर फोकस करें कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा मजबूत हो, पहले से ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में लोग जिए। तो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, 97 तक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी गई, कई सारे सिटीज मेट्रोपॉलिटन बन गए, जैसे कि बैंगलोर। सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन की संज्ञा मिली बैंगलोर को, उसके बाद में कई और सिटीज को मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर करा गया, जैसे कि हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। तो ऐसे कई सारे जो शहर थे वो मेट्रोपॉलिटन बनते रहे, इंदौर भी आया उसकी लाइन में बाद में। ठीक है, तो ये 97 तक मेट्रोपॉलिटन बनने की श्रृंखला चली। 97 से 2 तक का 9th प्लान जो आता है, इसमें रूरल डेवलपमेंट करा गया, यानी गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन करना, गांव में गरीबी को हटाने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना, और लोगों को माइग्रेशन करने के लिए उकसाना। मतलब आप ये कह सकते हो कि लोग माइग्रेट कर करके शहरों में जाकर काम कर रहे थे, क्योंकि शहरों में लेबर प्रॉब्लम थी, तो लेबर शॉर्टेज यहाँ से दूर हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पर 97 से 2002 के बीच में माइग्रेशन हुए थे, और गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन और गांव का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, 2002 से 2007 में आया ग्रोथ विद इक्विटी। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर ग्रोथ भी हो, मतलब हमारी जो जीडीपी है वो भी बढ़े, और इक्विटी आए। इक्विटी आने का मतलब है इक्विटेबल ग्रोथ, यानी ऐसा ना हो कि केवल अमीरों की इनकम बढ़े, ऐसा हो कि अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास और लोअर क्लास की भी इनकम बढ़े, उसको बोला गया ग्रोथ विद इक्विटी। इसके अंदर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने लोन वगैरह चलाए, और गवर्नमेंट ने इस बात को मेजर रखा कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये 9th प्लान से शुरू हुआ। ठीक, देन आता है 2007 से 2012 वाला प्लान, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का प्लान था। यहां पर आप कह सकते हो कि कांग्रेस के अगले 5 साल रहेंगे या वो नहीं रहेंगे सरकार में,
उसका एक पूरा का पूरा दारोमदार था। इसलिए कांग्रेस ने इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की कोशिश करी, यानी इंडिया के अंदर ही अंदर जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनसे हम ग्रोथ करके दिखाएंगे और हमें दूसरे देश की रिसोर्सेज को इंडिया में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था इंक्लूसिव ग्रोथ का दौर। उस समय इंडिया ने दूसरे देशों से ट्रेड्स कम कर दिए और अपने यहाँ जो इंटरनल ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा दोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें करेंसी को गिराने का काम करेंगी, क्योंकि हमारे देश में जब इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई होंगी तो कोई भी हमारे देश में प्रॉपरली आएगा नहीं। क्लियर? तो इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर रखा गया था। ठीक। उसके बाद में 2012 से 2017 वाला जो प्लान है, हालांकि ये प्लान के दौरान थे नरेंद्र मोदी, लेकिन तुम ये समझो कि प्लान को बनाया जाता है पहले, तो ये प्लान भी कांग्रेस ने ही बनाया था। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जोड़ दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज को इंडियन लेवल पे बहुत सस्ते में खत्म कर रहे थे 11th 5 ईयर प्लान के अंदर, तो 12th 5 ईयर प्लान में हमने ये रखा कि वो रिसोर्सेज थोड़ी सी महंगी कर दी गई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की कोशिश करी गई। यानी कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीजें निकाली जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम, या कुछ रिसोर्सेज जो है उनको स्लोली खत्म किया जाए, ऐसे कुछ प्लान बनाए गए। हमारी मिट्टी को बचाने का प्लान, पॉलिथीन फ्री इंडिया और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पॉल्यूशन से कोरिलेट करती हैं या हमारी रिसोर्सेज के जल्दी जल्दी खत्म होने से कोरिलेट करती हैं। तो ये चीजें उन्होंने जोड़ी थी इसमें। ठीक है। आप बाद में देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी ने वो प्लान बीजेपी के नाम से लॉन्च किया था और खुद बहुत सारी कमाई की थी उसी के अंदर। ठीक है। तो ये प्लान थे आपके सारे के सारे, जिसके अंदर हमने कोई भी चीज करी। ठीक है। ये मॉडल्स हैं सारे के सारे, हालांकि मॉडल्स की कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। यहां से शुरू करते हैं ओवरऑल। देखिए आपकी जो बुक है उसके अंदर एक साथ पूरे के पूरे प्लान से किस सेक्टर पर क्या असर पड़ा उसके बेसिस पर बात करी गई है, तो हम भी उसी पर ही बात करेंगे। ठीक है। तो अभी जो आपने देखा कि कौन से प्लान में क्या हुआ था, अगर आपको याद रह जाता है वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैंने वो केवल इसलिए करवाया है कि अगर आपके एग्जाम में सारे के सारे 5 ईयर प्लान का क्या इंपैक्ट रहा है ऐसा पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है। आप थोड़ा सा इतना बता पाओ कि भाई हमारे यहाँ जो मेजर कोई बड़ा डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। 1990 के बाद से हमारे यहाँ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था इंडस्ट्रीज को लेकर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट 1960s के बाद से हुआ था। ठीक है। तो आप बेसिकली ये बात बता सकते हो उससे। ठीक। अब बात करते हैं कि 1950 से लेकर 2017 तक एग्रीकल्चर के अंदर हमें क्या क्या मिला, क्या क्या हाल हुआ एग्रीकल्चर के साथ। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स और मिरेकल सीड का हमने इस्तेमाल किया। बेटा लैंड रिफॉर्म्स में बताया कि बहुत सारे जो जमींदार थे उनकी जमीनें छीन छीन कर बांट दी गई थी पीजेंट्स को, और मिरेकल सीड्स कहा गया एचवाईवी सीड्स के लिए। एचवाईवी सीड्स का दूसरा नाम है, उस समय उन्हें चमत्कारी बीज कहा जाता था। ठीक है। इसीलिए इसका नाम यहाँ मिरेकल सीड्स लिखा हुआ है। ठीक। इंटरमीडियरीज को हटाना और लैंड सीलिंग ले आना। देखिए इंटरमीडियरीज को हटाने का मतलब है कि बहुत सारे जो आड़ती होते थे उनके ऊपर जो बिचौलिए लगे हुए थे उनको हटाया गया था, कि जब कोई अनाज अपना बेचने के लिए जाता था मंडी में तो वहां पर जो इंटरमीडियरीज थे उन्हें अबोलिश कर दिया गया और सरकार ने आड़तियों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया कि अनाज मंडी के अंदर आड़तियां कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेंगे। और लैंड सीलिंग का मतलब है कि जो भी जमींदार बहुत बहुत सारी जमीन पर कब्जा करे बैठे थे उनकी जमीनें एक लिमिट तक उनके पास में रहेंगी और बाकी जो एक्सेसिव जमीन है वो वहां काम करने वाले लोगों को बांट दी जाएंगी। इधर लैंड सीलिंग बांटते किस बेसिस पर? बांटते इस बेसिस पर थे कि अगर आप वहां काम करते हो और लंबे समय तक वहीं पर काम कर रहे थे तो वो जमीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। समझ गए? ऐसा भी तो होता है कि 18 साल अगर तुम एक ही जमीन पे काम करो तो वो लीगली तुम्हारी हो जाती है। वो एक अलग लॉ है, वो एक अलग लॉ है, लेकिन ये उस लॉ से आने से पहले की बात हो रही है ना? वो लॉ अलग है, ये उस लॉ के आने से पहले की बात हो रही है। लैंड सीलिंग पॉलिसी, वो लैंड सीलिंग पॉलिसी जब आई थी उसके बेसिस पर ये लॉ बना था कि अगर आप 18 साल या 14 साल किसी भी जमीन के ऊपर काम करते हो तो जमीन आपकी हो जाती है, चाहे आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। हाँ। किराएदार के ऊपर ये चीज अप्लाई हो जाती है। ठीक है ना? कि अगर एक किराएदार
18 साल से ज्यादा किसी एक जगह पर किराए पर रह रहा है, 15 साल से ज्यादा, तो 15वीं साल में वो 14 साल कंप्लीट हो गए, 15वीं साल में वो क्लेम कर सकता है कि जमीन मेरी है। लीज पे ले रखी है तो लीज तो अलग केस है, लीज तो 99 साल के लिए हिसाब से होती है, कोई गलत केस हो जाएगा। ठीक है, आओ सामा आओ। चले भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर की बात की और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं की तो क्या किया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हो 1960s में शुरू हो गया था, लेकिन उसको बढ़त तब मिली थी जब हमारे यहाँ शास्त्री जी का शासन आ गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिरेक्युलसली तेज डेवलपमेंट किए थे। एक एक करके बात करते जाएंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले HYV सीड्स आते हैं। देन आता है आपके इरिगेशन फैसिलिटी के। ब्रिटिशर्स के दौरान हमारे यहाँ कैनल की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कैनल्स को शुरू किया, हमारे यहाँ नहरें खुदवाई गई थी। ठीक है, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था, साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भला हो रहा था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को लेकर कई कंपनी शुरू करी गई, और जो चीज हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियली नहीं हो रही थी, अब आर्टिफिशियली भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सपोर्ट। ब्रिटिशर्स के टाइम पर किसानों को किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम KCC लॉन्च करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड। उस समय किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। उस समय गवर्नमेंट ने केवल बैंक बनाए थे, कोऑपरेटिव बैंक्स किसान के। एक तो था आपका आर्यवर्त बैंक और एक है श्रेयस ग्रामीण बैंक। ये उस समय के इनिशिएटिव्स थे। इनका काम होता था कि किसान की जमीन को गिरवी रख के उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि किसान जो है वो इनफॉर्मल लोन से बच सके। ठीक है, तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो केवल इतना था, ध्यान रखना। यहाँ पर KCC बाद में आया था, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो फेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या हैं, जिन दो दौर में KCC आया था, सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। सबसे पहला फेज आता है 1960s से लेकर 1970s तक का। ठीक है, और दूसरा जो फेज आता है वो है आपके 1970s से लेकर मिड 1980s तक का। ये वो दौर था जिस समय व्हीट रेवोल्यूशन आया, और 1960s से 70s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलप हो रहा था। समझ गए? तो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हीट रेवोल्यूशन दोनों दिमाग में रखने हैं आपको, मैंने शायद बताया भी था। व्हीट रेवोल्यूशन अनाज के ऊपर टेस्टिंग शुरू हुई थी उस समय पे। ठीक है, तो ये दो फेजेस थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकंड फेज के बाद से हमें एक्सपोर्ट इनकम भी मिलने लगी थी, और इंडिया से कई सारे देशों में अनाज सप्लाई हो रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी किया कि हम FCI बनाएंगे, और हर एक प्रदेश में एपिडेमिक से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। एपिडेमिक से मेरा मतलब है, मतलब कोई भी बीमारी वगैरह अगर आ रही है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या इमेजिन करिए कि किसी प्रदेश में अकाल पड़ गया, फेमाइन, है ना, या ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो उस समय पर निपटने के लिए FCI के गोदाम भी बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन्स के अंदर। हमेशा इंडिया के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी की कमी रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना। ठीक है, कि हमारे पास इतना खाना था कि हम खुद को भी खिला सकते थे, अपने FCI के गोदाम भी भर सकते थे, और सरप्लस के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। ठीक है, इतना अनाज था। अभी भी आपके पास इतना अनाज होता है कि हर साल जब आप अनाज बेचने जाते हैं, मतलब किसान बेचने के लिए जाते हैं, तो किसानों का अनाज पूरे FCI के गोडाउन को भर देता है, उसके बाद में वो बाहर सड़ता रहता है, और हर साल इसी वजह से लाखों टन गेहूं बर्बाद हो जाता है। तो एक्सपोर्ट कर दिया था, वो एक्सपोर्ट करने के लिए ही नहीं जा पाता गेहूं। सही है, ये बहुत बुरी बात है। अगर इंडिया उसको एक्सपोर्ट कर दे तो कितना अच्छा रहेगा, बट वी आर अनेबल टू डू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अगर यहाँ प्राइवेटाइजेशन होता तो हम अनाज को एक्सपोर्ट भी कर पाते थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा जो प्रोपोर्शन है इस इंक्रीज का, ये फार्मर्स खुद से कंज्यूम कर पा रहे थे, और जो पोर्शन है एग्रीकल्चर का, जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट में जब वो बेचता था तो उसे बोलते थे मार्केट सरप्लस या मार्केटेड सरप्लस, बात एक ही है। ठीक है, तो मार्केट सरप्लस वो वाला अनाज होता है जो किसान के पास एक्स्ट्रा होता है। पहले तो अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करेगा, और फिर उसके बाद में उसे
बेच देगा एक्स्ट्रा को। आगे आते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सफिशिएंटली बढ़ रही थी 1960s के अंदर, मतलब 1960s में सफिशिएंटली बढ़ रही थी, और जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है इसके अंदर 65% पॉपुलेशन 1990 तक रह गई थी। मतलब आप सोचिए 1960s में एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे 90% और 1990s तक पहुंच गए थे 65% मात्र। क्यों? कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, दूसरे सेक्टर्स जब फ्लोरिश कर रहे थे तो लोगों ने अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगा दिया सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर एक साइड बिजनेस बन गया उनके लिए। ठीक, अब आती है एग्रीकल्चर की बात कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना था। ठीक है, सो लेट्स लिसन टू दैट। शेयर ऑफ जीडीपी एंड वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो शेयर है 1950s के अंदर करीबन जीडीपी में 59% ये आता था, और जो वर्किंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन था वो था 67.5%। अभी मैंने आपको एक 90% वाली बात बताई, वो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट लोग, है ना, और यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर में वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने वाले लोग। सही है, ठीक, तो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग 67.5% थे उस समय, बाद में 64.9% हो गए थे। ठीक, तो आप एक बहुत मोटी मोटी बात ये समझ सकते हो कि जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके दूसरे सेक्टर्स की तरफ चली गई थी, एंड दैट इज क्वाइट गुड। आज जीडीपी के अंदर जो प्रोपोर्शन है 1990s के अंदर 35 था, अभी जो है फिर भी 30s में ही चल रहा है जो एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन है जीडीपी के अंदर। ठीक है, बाकी जो भी आपकी बुक के अंदर लिखा हो आप उसके अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। अब आता है इंडस्ट्री के 1950 से 1990s या 2017 तब तक जो भी 5 ईयर प्लान आया उसमें क्या चेंजेस आए इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे पहले आया आईपीआर 1948। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो इंडियन कंपनीज अकेली रह गई, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम बड़े लेवल पर इंडियन इंडस्ट्रीज को रन कर सकें और कंसोलिडेट कर सकें। कंसोलिडेट करने का मतलब है कि इस तरह कंट्रोल कर सकें कि इंडियन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अलावा कोई और छेड़ ना पाए। पहले जैसे ब्रिटिशर्स छेड़ते थे वैसे बिल्कुल भी नहीं। तो आप कह सकते हो कि आईपीआर 1948 में एक बहुत ही गंदी चीज आने को थी, उसका नाम था एलक्यूपी। नाम सुना है? सही है, लाइसेंस कोटा परमिट। तो 1948 में आईपीआर जब आया था तो ये एलक्यूपी आने को थी। आईपीआर 1956 जब आया, ठीक है, तब तक एलक्यूपी पूरे देश में अच्छे से छा चुकी थी और सबको लाइसेंस कोटा परमिट का पूरी तरह से फॉलो अप करना था। 1956 का आईपीआर क्यों आया था? क्योंकि तब तक छोटे छोटे जो उद्योग हैं और बड़े उद्योग, उनके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। इसकी वजह से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज खुल नहीं पा रही थी। 1956 में आईपीआर इसलिए आया बिकॉज उस साल कंपनीज एक्ट 1956 भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो आईपीआर 1956 की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने लगी थी, तो दैट वाज गुड इन दैट वे। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि एलक्यूपी बहुत ज्यादा स्लो रहा था, इससे डेवलपमेंट स्लो हो गया था। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए जब तुम्हें लाइसेंस चाहिए, हर एक जगह पर एक कोटा है कि इससे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं खुल सकती, हर एक जगह एक परमिट है कि इतने समय के लिए आप इंडस्ट्री चला सकते हो, उसके बाद परमिट को रिन्यू कराओ, तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो आईपीआर ये दोनों जो थे वो आप कह सकते हो कि एक तरीके से इंडस्ट्री को फ्लॉप कर गए थे और हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज को 3 जगह कैटेगराइज करा गया था। सबसे पहले जो कैटेगरीज हैं उनमें आते हैं एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, दूसरी है प्राइवेट सेक्टर, और तीसरी है ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट वो होती थी जो पूरे तरीके से सरकार के ही कंट्रोल में रहेंगी, भारत सरकार के, और कोई। प्राइवेट सेक्टर वो जैसे रिलायंस, टाटा, ये इनके कंट्रोल वाली थी। ज्वाइंट सेक्टर वो जिसके अंदर रिलायंस, टाटा जैसे जो बड़े बड़े ग्रुप होते थे वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते थे, जैसे कि गैस सेक्टर। अगर हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, आईओसी की, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है? एक ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक तरफ एक प्राइवेट कंपनी जुड़ी हुई है और एक तरफ गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है, तो ये ज्वाइंट सेक्टर हो जाता है इस तरह।
ठीक है, तो इस तरह कई सारी रिसोर्सेज स्पेशली पेट्रोलियम और गैस निकालने के लिए ज्वाइंट सेक्टर का इस्तेमाल करा गया था। एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट में न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ जाते हैं, रेलवेज आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाकी बची हुई इंडस्ट्री हैं, जैसे आपके कपड़े, गाड़ियां, ये सब, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर था। ठीक है, अब आती है आपकी एसएसआई की बारी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विलेज एंड एसएसआई कमेटी 1955 में बंद तो गई थी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कोई बढ़ावा नहीं मिला। आईपीआर 1956 के आने के बाद में बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, और एलक्यूपी की वजह से हम लोग अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली चला ही नहीं पा रहे थे, और इंडस्ट्रीज का रनअप बहुत स्लो था। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज का हाल हुआ था। क्लियर, हम बात कर रहे थे 1950 से 1990 तक की, तो बेटा मैं एलपीजी ने यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हो कि एलपीजी आया क्यों, क्योंकि 1950 से 1990 तक कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जब 1990 के बाद एलपीजी आया तब आप देख सकते हो कि एसएसआई के लिए भी काम हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी काम हुआ। सही है, आपके चैप्टर का नाम क्या है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी। पूरा नाम क्या है? 1950 टू 1990, है ना? तो बेटा 1991 की आप बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब तो एलपीजी आ जाएगा, है ना? ये है, बट एलपीजी में हुआ क्या था वो मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक, अब आती है ट्रेड पॉलिसी के। इंडिया जब दूसरे देशों से ट्रेड करता था तो क्या चेंजेस आए। सबसे पहले इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो थोड़ी अजीब सी थी। हम लोग जज्बाती होकर सबसे पहले इंडिया के अंदर का ही हिस्सा देखते थे, यानी अगर कोई भी इंडस्ट्रीज बड़े लेवल पर बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमारी सरकार ने उसके ऊपर बैन्स लगा रखे थे, आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। रेस्ट्रिक्शन किस चीज की, कि कोई भी चीज जब वो बाहर एक्सपोर्ट करता था तो रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। अगर वो ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता था तो जाहिर है उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लग जाया करती थी। अब आप सोचिए कि कोई देश अगर आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करने नहीं देगा तो तुम क्या करोगे, या तो अपना बिजनेस चेंज करोगे और अंदर ही अंदर का काम देखोगे, या अपनी कंट्री चेंज करने की कोशिश करोगे कि यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा ज्यादा तो दूसरे देशों से करेंगे। क्लियर, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी। देन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, पहले फाइव प्लान जो थे उसमें हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, यानी इंडिया ने इस चीज पर फोकस करा कि अब हम बाहर की चीजों को इंपोर्ट कम से कम करेंगे और इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाएंगे, तो ये था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, देन हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के लिए क्या करा, इंपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, यानी कोई भी चीज इंपोर्ट करता था तो उस पर ड्यूटी ज्यादा लगाई जाती थी और एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी कम लगाते थे। ठीक, प्रोटेक्शन दी जाती थी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी अगर कोई भी इंसान घर के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती थी, टैक्स वगैरह कम लगा जाता था। और अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको प्रोड्यूस करने के बाद तो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगती थी, इंडिया के अंदर बेच रहा है तो ड्यूटी कम लगती थी। अगर आप कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई चीज यानी इंपोर्टेड आइटम इंडिया में बेचने की कोशिश करते तो बहुत महंगा मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट टैरिफ एंड कोटा। हर चीज में एलक्यूपी जैसे है बिल्कुल वैसे ही करके टैरिफ और कोटा सिस्टम लगा दिए गए थे। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स एंड ड्यूटीज, और कोटा का मतलब होता है किसी भी एरिया के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो सकती हैं उसका एक डेटा। ठीक है, वो है कोटा। क्लियर, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कोटा एक रेस्ट्रिक्शन होती थी कि किसी भी एरिया में कितनी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, और टैरिफ में होती थी गवर्नमेंट को दी जाने वाली ड्यूटीज और टैक्सेस। ठीक है, परमिट लाइसेंस राज या लाइसेंस परमिट राज बात एक ही है। लाइसेंस परमिट राज कुछ इस तरह से था कि गवर्नमेंट ने परमिट लाइसेंस बनाया तो इसलिए था ताकि वो कंट्रोल को कंसोलिडेट कर सके और सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, बिजनेस को लीगलाइज किया जा सके। लेकिन इसका गलत फायदा उठा रहे थे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस होते थे वो उसे रिन्यू कर करके अपना बिजनेस आगे चलाते रहते थे, और उन्हें परमिट भी मिलते रहते थे। परमिट क्या होता था कि एक साल आपको बिजनेस करने की आजादी मिल गई तो अगली साल आप अपने परमिट को एक्सटेंड करवा सकते थे।
तो वो लोग लाइसेंस परमिट राज की वजह से कुछ भी नए इंसान को आने नहीं दे रहे थे, सारा का सारा बिजनेस खुद ही कर रहे थे। सो दैट वाज लाइसेंस परमिट राज। क्लियर? इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी पहले 5 ईयर प्लान में वो इंप्रेसिव थी, सच बात है, क्योंकि इंडिया के पहले 7 प्लान्स में इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बने। तो पब्लिक सेक्टर की ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो आई वो पहले 7 प्लान में ही आई थी। पहले 35 साल में इंडिया ने इतनी सारी इंडस्ट्री शुरू करी जितनी हम आज तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यानी वो 35 साल एक तरफ, और उन 35 साल के बाद में आजादी का जितना भी समय आपने अभी तक जिया है वो सारा समय एक तरफ, वो ज्यादा डेवलपमेंट वाला समय था उस समय, लेकिन बेसिकली पब्लिक सेक्टर के लिए। आगे आते हैं, जीडीपी का जो प्रपोर्शन है वो हो गया था 13% 1950 से 51 के बीच। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1950 से 51 के बीच में हमने जो कमाई करी थी वो थी मात्र 30,000 करोड़ रुपए, जो कि काफी कम है। और अगर हम बात करते हैं आगे की 1990 से 91 के बीच में, ये जो प्रोपोर्शन था 24.6 था। आप सोचोगे ये कम हो गया, बढ़ गया, सॉरी। तो ये बेटा बढ़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज बाहर से आई थी, तो ये एक बड़ा वाला ग्रोथ इस वजह से दिखाई दिया था कि इंडिया में एनईपी के आने के चक्कर में ग्रोथ रेट था। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 6% था। ठीक, पूरा जो पीरियड रहा 1950 से लेकर 1990 तक का, यहां पर आपको एनुअल ग्रोथ रेट 6% देखने के लिए मिला। ठीक है, अब आते हैं सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पूरी की पूरी जीडीपी है वो सेक्टर्स के हिसाब से कैसे बांटी गई। देखिए 1950 से लेकर 2014 तक एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो कम होता चला गया है। ठीक है, ये जीडीपी का एक छोटा पोर्शन यहां पर आ रहा है। क्लियर? यहाँ सर्विस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी बढ़त देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे देशों के लिए आउटसोर्सिंग होने लगी। अब जब तुम दूसरे देशों के लिए आउटसोर्सिंग करोगे देन यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम, और क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर बन गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की जगह, तो उन देशों की कंपनीज का बहुत सारा फायदा हुआ। और हमारी इकोनॉमी अभी बेसिकली बोल सकते हैं कि मार्केट के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल। अगर इंटरनेशनल मार्केट ना हो तो हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश नहीं कर सकती। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा चेंज इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखना चाहिए। अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों मिलाकर 50% प्लस पहुंच जाते हैं तब जाके हमें एक अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम काफी बढ़ गई है और हम 50% को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बजाय इसके कि सर्विस सेक्टर को इतना बड़ा मिले। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है ये पूरा का पूरा देखने के बाद में, देखिए 7 प्लान्स के दौरान इंडिया प्रोग्रेसिव रहा था और उसके बाद में इंडिया सिर्फ अपने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से पीछे रह गया। सेल्फ सफिशिएंसी हमारे यहाँ आ गई थी फूड प्रोडक्शन के अंदर और इंडिया आगे आराम से चल पा रहा था। लैंड रिफॉर्म्स को एबोलिश कर दिया गया और जमींदारी सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। ये जमींदार जो है बहुत बड़ी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे होते थे। ठीक, पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्टरी रहा, बिकॉज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज बनी 7 साल के दौरान वो पब्लिक सेक्टर की थी, लेकिन सबसे कम जो अर्निंग हुई वो भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज से ही थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देना चाहिए था। लास्ट पॉइंट आता है फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? एलपीपी की वजह से। ठीक है, अगर एलपीपी नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कंटेंडर्स ज्यादा होते, ना कि वो गिने चुने लोग जिन्होंने लाइसेंस कोटा परमिट की वजह से खुद को आगे रखा हुआ था। ठीक है, चलिए ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें आपने पढ़ा है केवल ये कि 1950 से लेकर 1990 तक हम अपने देश को किस तरह चला पा रहे थे
और 1990 के बाद क्यों हमें एलपीजी की जरूरत थी। ठीक है।